प्राइवेटाइजेशन कमीशन में इनके आदमी होंगे, प्लानिंग कमीशन में इनके आदमी होंगे, सीबीआर में इनके आदमी होंगे, और बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं कि जहां पर मुल्क के फाइनेंसेस कंट्रोल होते हैं, वहां पर ये हफीज और अमीन की जगह खाइन और बदकार मुतय्यन करते हैं, मीर जाफर और मीर सादक मुतय्यन करते हैं। पाकिस्तान इज नो एक्सेप्शन। हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन हमारी तारीख भरी हुई है उन लोगों से कि जो फाइनेंस कंट्रोल करते रहे इस मुल्क के, उसमें अच्छे लोग भी आए, सिंसियर लोग भी आए, लेकिन सिंसियर लोगों को ये हिलने नहीं देते क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे इनके एसेट्स होते हैं। बल्कि बड़ी स्ट्रेंज बात है जाहिर साहब, हमारे कुछ ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं इस मुल्क में, मैं प्रीवियस गवर्नमेंट की नहीं उससे भी पिछली बात कर रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर्स हु वर इकोनॉमिक मास्टर्स who came from abroad, like they were not settled in Pakistan. जी बिल्कुल, हम साफ बात कर रहे हैं कि ये इंपोर्ट किए जाते हैं बाहर से, हमारी तारीख भरी हुई है, हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बाहर से आते हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF के अपॉइंट किए हुए। और अगर आप देखें कि हमारे मुल्क में कितने लोग हैं जिनकी पहली अपॉइंटमेंट वर्ल्ड बैंक में, IMF में या वर्ल्ड बैंकिंग सिस्टम में होती है, वहां से ये भेजे जाते हैं यहाँ काम कराने के लिए। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। जो ऑप्शन दिया जाता है, देखिए बड़ी खूबसूरत किताब मार्केट में अब आई है पर्किंस की, जॉन पर्किंस की किताब है द कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। हम रेकमेंड करेंगे अपने व्यूअर्स को इस किताब को तलाश करें, द कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, जॉन पर्किंस की किताब है। यह शख्स IMF में काम किया करता था, इसने सारी उम्र IMF के साथ मिलकर, ज़ायनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के साथ मिलकर मुल्कों को तबाह किया, मुल्कों को हड़प किया, और अब आखिरी उम्र में इसको कुछ शर्म आई है तो उसने किताब लिख डाली कि मैं सारी उम्र क्या गुनाह करता आया हूं, मैंने किस तरह इंसान मरवाए और तबाह किए, और इस शख्स की किताब पढ़ने वाली है। और बड़ा खूबसूरत उसमें ये, क्योंकि फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ है, ये शख्स इन्वॉल्व था बगावतें करवाने में, coup करने में, मुल्कों को हड़प करने में, और इसने ये तफसील लिखी है। अब ये सबूत हर एक के लिए ओपन हो चुके हैं। ये जो ऑप्शन देते हैं किसी मुल्क के सरबराह को, वो होता है बुलेट और द बैंक अकाउंट, यानी या गोली खाओ उनसे, या हम तुम्हें कत्ल करवा देंगे, या स्विस बैंक अकाउंट तुम्हें चाहिए। आप हैरान नहीं होते कि हमारे मुल्क के कितने सरबराहों के स्विस बैंक अकाउंट्स हैं आज भी, बहुत सारे ऐसे कि जो हमारे हुक्मरान बने बैठे हुए हैं। ये ऑप्शन इनको दिए जाते हैं बाहर से कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, आपको हुकूमत में लेकर आएंगे, आपके करप्शन के केसेस माफ करवाएंगे, आपके स्विस बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, आपके पैलेसेस होंगे पूरी दुनिया में, यू बी प्रोटेक्टेड, आपकी हम हिफाजत करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपको कत्ल करा देंगे। और इसकी मिसालें हम दो देते हैं आपको। 1953 में मुसद्दक ईरान के प्राइम मिनिस्टर था, उस शख्स ने तमाम ईरानियन ऑयल नेशनलाइज कर लिया, वो ईरान जो असल दौलत है उसको नेशनलाइज कर ली। इन CIA ने बाकायदा कैंपेन लॉन्च करके टेडी रूजवेल्ट का पोता, रूजवेल्ट, वो खुद का नाम भी रूजवेल्ट था, उसको उन्होंने भेजा, उसने CIA का आदमी था, उसने coup बर्पा किया, बगावत करवाई, खरीदे, उलमा को भी खरीदा, सियासतदानों को भी खरीदा, ट्रेड यूनियंस को भी खरीदा, अखबार वालों को भी खरीदा, और इतना पैसा बहाया, उसके नतीजे में बगावत बर्पा हुई, फौज को खरीदा, और दोबारा ये शाह को लेकर आए। और शाह इनका सबसे बड़ा स्टूज था, सबसे बड़ा नौकर गुलाम इनका मिडल ईस्ट में शाह था ईरान का, जिसको मुसद्दक को निकलवा के बगावत बर्पा करके ये लेके आए। 74 में सऊदी अरब के शाह फैसल ने स्टैंड लिया इनके खिलाफ, इनका ऑयल बंद कर दिया, बेड़ा गर्क करा दिया इनकी इकोनॉमी का। ये तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि शाह फैसल एक सऊदी अरब का होते हुए, सऊदी अरब जिनका हमेशा सहलाए रहा है, जिसका तेल 50 साल ये वक्त खाते रहे, वो स्टैंड लेके तेल बंद कर देगा। सऊदी शाह फैसल को कत्ल कराया। ये बुलेट और द बैंक अकाउंट स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इनका, दुनिया में हर जगह करते हैं। हम अगेन पाकिस्तान की सिर्फ केस स्टडी ले रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जो खजाइन वर्ग होते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात हम दोबारा करेंगे। देखिए उन्होंने एक बहुत बड़ा रूल हमें दे दिया था, उन्होंने रूल ये दे दिया था कि जो जमीन के खजाने हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकते। जमीन के खजाने जो होते हैं जो स्टेट प्रॉपर्टी है, उन्होंने कहा मुझे खजाइन वर्ग पे रिस्पॉन्सिबल बना दो। खजाइन वर्ग चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, मिनरल्स हो, पेट्रोलियम हो, चाहे वो फ्यूल हो, चाहे वाटर हो, चाहे जंगलात हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक हदीस इस हवाले से बड़ी वाज़ेह है, जिसमें आपने बड़ा क्लियरली प्राइवेटाइजेशन के रूल्स बता दिए हैं, जिसका मफहूम यह है कि आपने फरमाया कि 3 चीजें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुसलमान उम्मत की, वो प्राइवेटाइज नहीं की जा सकती। फायर, फ्यूल एंड पास्चर्स, यानी आग, यानी फ्यूल रिसोर्सेज जिसके अंदर कोयले से लेकर गैस से लेकर पेट्रोलियम भी है, वाटर रिसोर्सेज पानी के तमाम जखायर, और पास्चर यानी जंगलात और वो ओपन जमीन कि जो हर मुसलमान की कॉमन मलकियत है, इनको प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता। और अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत से मैसेज लें तो उन्होंने खजाइनुल अर्द के अल्फाज इजाफा किया है, यानी दी रिचेज ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें जमीन के जो खजाने हैं, जिसमें कॉपर भी है, जिसमें गोल्ड भी है, जिसमें कोयला भी है, जिसके अंदर मिनरल्स भी हैं, माइंस भी है, जेमस्टोन्स भी हैं, ये सारे खजाने हमें रूल दे दिया गया है कुरान से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से कि ये प्राइवेटाइज नहीं किए जा सकते, ये स्टेट रिसोर्सेज हैं। इनका जो इकनॉम, ये जो ज़ायनिस्ट जिससे हमने अर्ज किया कि मुस्लिम पाकिस्तान को ही टारगेट करते हैं कि पाकिस्तान को हमने अब अपना गुलाम बनाना है, पाकिस्तान पर हमने कब्जा करना है, पाकिस्तान के रिसोर्सेज पर, मिनरल्स पे, एसेट्स पे हमने कब्जा करना है। उसके लिए जैसे हमने अर्ज किया, पहली शर्त ये होती है कि हराम खोर बिठाए जाते हैं लाकर इस मुल्क के हुक्मरान के तौर पर। हर आदमी हुक्मरानों में हमारे नापाक नहीं होता, लेकिन
एक या दो मीर जाफर भी काफी होते हैं कौम का बेड़ा गर्क कराने के लिए। ये हमारी तारीख में चलता चला आ रहा है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। वंस दैट इज डन, अब उसके बाद क्या स्टेप शुरू होता है? फिर ये मुल्क के पास आते हैं और कहते हैं कि हम आपको $1 अरब कर्जा देना चाहते हैं। वही बात जैसे हमने आपको बताया कि कर्जा कुछ नहीं होता, सिर्फ आपके अकाउंट में लिख दिया जाता है $1 बिलियन गिवन टू पाकिस्तान, और हम 20% के हिसाब से आपसे $1 अरब 20 करोड़ कर्ज लेंगे। इजाज़ साहब, क्या ऐसे हालात भी बनाए जाते हैं कि मुल्क को मकरूज बनना पड़ता है? जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस काफी फ्लक्चुएट कर रही हैं, उसके अलावा कमोडिटी प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही हैं, और जिस तरह से डॉलर अप्रिसिएट किया हमारे मुल्क में, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रही है कि हम मजीद कर्जा मांगे और अपने इन बिल्स को पूरा करने की कोशिश करें। हम आप इसी पे आते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस कि मैंने किया ना कि ये माहौल पूरा बना क्रिएट किया जाता है। जब ऐसे करप्ट हुक्मरान लाएंगे तो हुक्मरानों को टास्किंग की जाती है, जिनको बैंक अकाउंट देते हैं स्विट्जरलैंड में, उससे कोई काम करवाना है, चैरिटी नहीं दे रहे हैं उससे, ये उसको ये उसके जरिए वो उनका गुलाम है, उससे उन्हें काम करवाना है। सो व्हाट हैपेंस इज, पहले ये कर्ज देते हैं मुल्क को, एंड देन द प्रोसेस स्टार्ट्स। वो हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में बताते हैं आपको। जाहिद साहब के साथ डिस्कशन जारी है, लेकिन वी हैव टू गो टू अनदर ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। जाहिद साहब, प्लीज डू कंटिन्यू। जी, जैसे हमने अर्ज किया ना आपको, इन्होंने पाकिस्तान को मकरूज कर दिया और अपने गमाश्ते बिठा दिए हुकूमत में। नाउ व्हाट? अब अगला स्टेप क्या है? देखिए, पाकिस्तान डॉलर नहीं छापता, ठीक है ना, हालांकि ये रद्दी कागज छाप रहे हैं। टेक्निकली उसमें ये जो काम कर रहे हैं ये बिल्कुल नाजायज, इलीगल है। अगर हम भी डॉलर छापें तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि इनके पास भी कोई बैकिंग नहीं है किसी चीज की। लेकिन सिस्टम जो इन्होंने बनाया है, हम डॉलर नहीं छापते। ये पाकिस्तान से कहते हैं कि चूंकि हमने आपको डॉलर में कर्ज दिया है, लिहाजा हम डॉलर में सूद लेंगे आपसे, लिहाजा हम डॉलर कैसे कमाएं? इसके लिए पाकिस्तान से कहते हैं कि ऐसे करें कि जो खजाने अर्द हैं, जो आपकी जमीन के खजाने हैं, वो आप हमें एक्सपोर्ट करना शुरू करें। इसको कहते हैं एक्सपोर्ट्स। लिहाजा आप पूरी दौलत अपनी, आपका तेल, आपकी गैस, आपका चावल, आपकी गंदम, आपके हीरे, आपके जवाहरात, आपका सब कुछ जो आपके मुल्क में निकलता है, आप कॉटन, उसको आप एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं इनको। इस एक्सपोर्ट के नतीजे, और ये आपसे रद्दी के रेट, जिस तरह हमने अर्ज किया ना आपको कि पहले 110 साल इन्होंने तेल की कीमत को $3 से नीचे रखा है, क्योंकि मुसलमानों का तेल था और इस्तेमाल इन्होंने करना था, लिहाजा तेल की कीमत को बढ़ने नहीं दिया इन्होंने। आप हैरान होंगे कि जो कमोडिटीज गरीब मुल्क एक्सपोर्ट करते हैं, उनकी कीमतें 50-50 साल स्टेबल रहती हैं, बढ़ती नहीं है। पाकिस्तान से इन्होंने कहा कि अपनी दौलत हमें दीजिए, हमको कीमत की अदायगी में अगेन डॉलर्स देते हैं, ये जो हम एक्सपोर्ट करते हैं अगेन डॉलर्स देते नहीं है, फिर हमारे अकाउंट के आगे लिख देते हैं कि पाकिस्तान को $20 करोड़ हमने अदा कर दिए, जो पाकिस्तान के अकाउंट में लिख दिए गए, और फिर खुद ही कहते हैं कि वो डॉलर्स हम सूद की अदायगी में वापस भी ले रहे हैं। अब जरा एक चीज नोट कीजिए, हमसे रियल वेल्थ ले रहे हैं, हमारे खजाने लर्द, हमारे जमीन के खजाने एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इन रिटर्न ये हमें क्या दे रहे हैं? रद्दी डॉलर भी नहीं दे रहे, हमारे अकाउंट के आगे लिख रहे हैं, और फिर जो पेमेंट कर रहे हैं उसको भी सूद की अदायगी में वापस ले जा रहे हैं। यानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता यह है कि हमारा पूरा मुल्क लूट के नोच के ये ले जाते हैं, कर्ज अपनी जगह खड़ा होता है, क्योंकि सूद की अदायगी पूरी नहीं हो रही होती, और वो कर्ज जो इन्होंने दिया ही नहीं है कभी हमें, टोटल झूठ और फ्रॉड पे नहीं, लेकिन मुल्क लूट रहे हैं। देन व्हाट दे सेज कि यार ये मुल्क वाकई इतनी मेहनत कर रहा है। मिसाल के तौर पर मिसाल हम आपको देते हैं कि अगर $10 का डॉलर था, यानी तो हमारा एक मजदूर जो एक दिहाड़ी जिसकी एक दिन की तनख्वाह $10 है, वो मेहनत करता है, $10 कमाता है और $1 खरीदता है, और $1 खरीद के वो इस काबिल होता है कि $1 खरीदे। ये देखते हैं कि ये मुल्क इतनी मेहनत कर रहा है कि ये तो कर्ज जल्दी उतारने के चक्कर में, तो ये खुद ब खुद पाकिस्तान को फोर्स करते हैं IMF के जरिए, वर्ल्ड बैंक के जरिए, हमारे उन करप्ट हुक्मरानों के जरिए कि करेंसी डिवैल्यू कर दीजिए। मिसाल देते हैं, मतलब $10 के बजाय $20 का डॉलर कर दिया इन्होंने। इसका मतलब यह है कि वो मजदूर जो पहले एक दिन काम करके डॉलर कमाता था, अब वो 2 दिन काम करके डॉलर कमाएगा। यानी पूरा मुल्क जो कर्जा मुल्क में 5 साल में उतारना था, सो कॉल्ड, अब 10 साल में उतारेगा। यानी ये एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। जब मुल्क करीब पहुंचता है कर्जा उतारने के, ये करेंसी डिवैल्यू करवा देते हैं उसकी, या उस मुल्क में फसाद बर्पा करवा देते हैं, या उस मुल्क में जंगे बर्पा करवा देते हैं, या सिविल वॉर करा देते हैं, या हुकूमत को तख्ता उलट देते हैं। यानी जब क्राइसिस रहता है उस मुल्क में, जिस तरह आज भी हमारी सड़कों पर देखिए, मैं आपको वाज़ेह कह रहा हूं कि जो तमाम क्राइसिस आपको सड़कों पर हमारी आज नजर आ रहा है, पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्राइसिस, उसमें बहुत बड़ा मेजर रोल CIA का है। दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम CIA है, जो हुकूमतों के तख्ते उलटती है, बादशाहों को, हुक्मरानों को कत्ल कराती है। और एक बात हमारी कौम को मालूम नहीं है, लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन हम आपको बताएं कि डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा फसाद हमारे मुल्क में मुसल्लत किया जाता है, ये CIA और ज़ायनिस्ट इंस्पायर्ड एजेंडा है। लोगों को बड़ी तकलीफ होगी इस बात पर। लोग जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि जमहूरियत इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा हल है, देखिए इस मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं है। जिस मुल्क में CIA फंडिंग होती हो, हुक्मरान बिके हुए हो, मीडिया खरीदा जा चुका हो, गद्दारों की एक खेप लगी हुई हो,
اور 250 سیاسی جماعتیں ہوں. اپنے ملک میں 2 سیاسی جماعتیں رکھتے ہیں, 1.5 سیاسی جماعت رکھتے ہیں. ہمارے ملک میں سینکڑوں ہوتی ہیں, بھانک بھانک کی بولی ہوتی ہے, اور منتشر ہو جاتی ہے. یہ تمام غریب ملکوں کے ساتھ بھی سلوک کرتے ہیں. جس ملک کو انہوں نے تباہ کرنا ہو وہاں سیاسی انتشار برپا کر دیا جاتا ہے. علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ فکر ہو اگر خام تو آزادی افکار, یعنی فکر اگر ہو خام تو آزادی افکار, قوموں کو تباہ کرنے کا ہے بہانہ. یعنی قوموں کو جب تباہ کرنا ہو تو بیوقوف لوگوں کو آزادی اظہار دے دو.